नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज हम सामाजिक अध्ययन हमारे अतीत भाग 2 कक्षा 7वीं का इतिहास का अध्याय पहला 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल भाग 1। इसमें मानचित्र 1 और मानचित्र 2, नई और पुरानी शब्दावली, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ मिनाज ए सिराज, इन्होंने किस परिवेश में उसका प्रयोग किया। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ बाबर, अमीर खुसरो, इन्होंने किस तरह प्रयोग किया। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था, इतिहास के साधन और अभिलेखागार, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। अभी आप देखिए, यह हमारे देश का ये वर्तमान मानचित्र आप देखिए। इस समय हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दोनों वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। अभी आप देखिए, ये दक्षिण भारत का, जैसा कि नीचे ये श्रीलंका देश है। यहाँ पर आप देखिए, ये बंगाल का उपसागर, अरबी समुद्र, और ये हमारे भारत का दक्षिण तटवर्ती क्षेत्र आप यहाँ देख सकते हैं। और भारत के उत्तर में जैसा चीन है, इधर पाकिस्तान है पूर्व में, और बाकी अन्य देश है। लेकिन हमें इस मानचित्र की सहायता से आगे कुछ जो मानचित्र दिए उसको हमें समझना है। अभी आप देखिए, ये मानचित्र पहला, ये अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। यह जो नक्शा दिया गया है वह भारत उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है, और ये मानचित्र भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। अब ये अल इद्रिसी प्रमुख अरब भूगोलवेत्ता है। इनका जन्म अफ्रीका के मोरक्को में हुआ था, जो क्वेटा नामक स्थान है वहाँ पर। इनके मानचित्र की खास बात यह थी कि यह मानचित्र उल्टे थे। अभी आप देखिए, ये जो नीचे आपको एक गोल दिखाई दे रहा है, ये वर्तमान श्रीलंका का है। आज के वर्तमान समय में भारतीय उपमहाद्वीप का यदि मानचित्र हम देखते हैं तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में आता है। अल इद्रिसी ने जो मानचित्र बनाया उसमें उन्होंने इसको उत्तर दिशा की तरफ दिखाया। तो इनका उत्तर दिशा नीचे और दक्षिण दिशा ऊपर, इस तरह का मानचित्र इन्होंने बनाया। आप ये देख सकते हैं, दक्षिण भारत का यह तटीय क्षेत्र को आप देखिए। अब ये कोलंबस और वास्को द गामा अपनी समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने इन मानचित्रों का अनुसरण किया था। तो ये मानचित्र जो है उन्होंने किस तरह उसका उपयोग किया, ये अल इद्रिसी के द्वारा बनाया गया मानचित्र। आगे दूसरा जो मानचित्र है आप देखिएगा, यह मानचित्र फ्रांसीसी मानचित्रकार विलाम द लिस्ले के एटलस नोवो ने 1720 में यह भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र को बनाया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर इनमें आपको अंतर दिखाई देता है। जैसा कि अल इद्रिसी के मानचित्र, जैसा कि उन्होंने जो श्रीलंका है उसको उत्तर के तरफ दिखाया, और अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। तो मतलब उल्टा मानचित्र। जगह के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ नाम जाने पहचाने भी है। मानचित्र 2 लगभग अल इद्रिसी के मानचित्र के बाद 600 साल के बाद बनाया। इस उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं कुछ बदलती गई, कुछ नाम बदलते गए, और इसलिए ये जो लिस्टले, गुलाम द लिस्टले, इनके मानचित्र में कुछ नए उसमें सूचनाएं मिलती है। नक्शा परिचित है लगता है, लेकिन तटीय क्षेत्र की बारकाई की जानकारी, जैसा कि यूरोपियों ने भारत आने के लिए
इसका उपयोग किया था। अब आप इस मानचित्र के अंदर देखिए, जो वर्तमान में हमारा भारत का मानचित्र है वह आपको इस तरह दिखता है। ये नीचे की तरफ आप देखिए श्रीलंका है, और ये भारत, जैसा कि ये बंगाल का उपसागर है, ये अरबी समुद्र है, और ये भारत की तटीय पट्टियाँ है। तो इस तरह आज ये वर्तमान भारत के मानचित्र जैसा दिखता है। अब यार देखिए, नई और पुरानी शब्दावली क्या है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदल जाते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, मतलब किस तरह का उसमें बदलाव आता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, मतलब उस समय उन राजाओं की जो भाषा होगी उस भाषा में राजाओं ने अपने अभिलेखों को उत्कीर्णित किया है। अब ये अभिलेख क्या है? पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। मतलब पत्थरों पर जो बड़े कठिन होते थे उसके ऊपर उत्कीर्णित करते थे। प्राचीन काल में इसका उपयोग होता था। शासकों के द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करते थे ताकि लोग इन अभिलेखों को देख सकें एवं पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें, क्योंकि राजाओं के आदेश संदेश उन अभिलेखों में उत्कीर्णित किए होते थे। जैसा कि सम्राट अशोक के अभिलेख प्राचीन काल के भी आज भी मौजूद है। जैसा कि मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ शब्द भंडार में ही नहीं है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। अभी उसमें हम देखेंगे, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ मिनाज ए सिराज, वह किस परिवेश और कैसा उसका प्रयोग करते थे, उसका अर्थ उस समय क्या था। जैसा कि हिंदुस्तान शब्दों को आज हम देखते हैं तो इसे हम आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज हम हिंदुस्तान को भारत के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, और वह भारत यह अर्थ है। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मतलब आज के दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसा कि दिल्ली के उत्तर में हरियाणा या पंजाब और गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसको मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द के रूप में लिया। अब ये मिनहाज ए सिराज जो है ये इतिहासकार थे और इनको इल्तुतमिश ने इनको संरक्षण दिया था। मिनहाज ए सिराज ने तबाकत ए नासिरी की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से लेकर इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी नासरुद्दीन मोहम्मद के समय तक अर्थात 1260 तक का इन्होंने वर्णन किया है। तो उस समय मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का अर्थ, उनका आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थित के इलाकों को वह हिंदुस्तान कहते थे। मिनहाज ने शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उस समय जो दिल्ली के शासक सुल्तान शासक जो होते थे, गुलाम शासक, और वो जैसा जैसा उनके साम्राज्य का विस्तार होता गया वैसा वैसा इस जैसा कि सुल्तानत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले भी क्षेत्र बढ़ते गए, लेकिन दक्षिण भारत का इसमें समावेश नहीं था और हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत शब्द का समावेश नहीं था। आगे आप देखिए, उसमें ये चित्र आप दो देखिए, एक है बाबर और दूसरा जो चित्र है अमीर खुसरो का है। अभी हम बाबर के बारे में जानकारी लेते हैं। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 में अंदीजान उज़्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ। मृत्यु इनका 26 दिसंबर 1530 में वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में इनका मृत्यु हुआ। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का कुलुंग निगार खानम उनका नाम था। इनका जो नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था
और मुगल वंश की स्थापना इन्होंने भारत में की थी। ये तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज थे। तैमूर के वह वंशज और उस पर वह विश्वास रखते थे, और चंगेज़ खान इनके पूर्वज थे। 1519 से 1526 तक उन्होंने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, और उन्होंने लोधी वंश के शासक इब्राहिम खान लोधी इनको पराजित कर जो सुल्तान वंश लोधी वंश की सत्ता को ख़त्म किया, समाप्त किया, और मुगल सत्ता की स्थापना उन्होंने की। पहली बार उन्होंने अपने युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया। अभी उनके वंशजों के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले अध्यायों में हमें उनकी विस्तृत जानकारी लेनी है। जैसा कि बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं, उनके पुत्र का नाम अकबर, उनके पुत्र का नाम जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, और अंत में औरंगजेब बादशाह। ये इनका मृत्यु अहमदनगर में आलमगीर में 1707 में हुआ। और औरंगजेब के बाद आगे जो मुगल शासक आए वह इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने ये पहले वाले शासक शक्तिशाली थे। आगे हम देखेंगे दूसरे जो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये कवि भी हैं, और इन्होंने कई दोहे भी लिखे हैं, और इनकी कई सारी रचना भी है। इनके किरान उल सदामन इस ग्रंथ में दिल्ली को हजरत इन्होंने कहा है। इनके द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ पद्य में है, और इस ग्रंथ में बलबन के पुत्र बुगरा खा तथा कैकोबात का वर्णन इस ग्रंथ में उन्होंने किया है। इसके अलावा उनका और मिफत शाह उल फुतुल ये उनकी दूसरी रचना है बड़ी, और ये जलालुद्दीन के अभियानों का वर्णन इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा खजाइन उल फुतुह तारीख ए इलाही, इन्होंने इस ग्रंथ में अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान और उस समय के मंगल आक्रमणों के बारे में वर्णन इस ग्रंथ के अंदर मिलता है। इसके अलावा नूह सिपहर हिंदुस्तान की प्रशंसा इस ग्रंथ में की है, क्योंकि खुसरो की जन्मभूमि भारत थी, हिंदुस्तान थी। तुगलकनामा, मजनू लैला, तारीख दिल्ली, इस तरह के कई सारी रचनाएं उनकी मौजूद है। तो इस तरह ये बाबर और अमीर खुसरो के बारे में हमने जानकारी ली। अभी इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का अर्थ बाबर और अमीर खुसरो ने किस परिवेश और कैसा प्रयोग किया। अभी आप देखिए, यह बाबर मिनाज ए सिराज के विपरीत, मतलब मिनाज ए सिराज से उनका थोड़ा सा अर्थ अलग था। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों के संस्कृति के वर्णन के लिए किया है। अब उनका अर्थ अलग था, जो गंगा यमुना पंजाब और दूसरा जो हरियाणा का क्षेत्र है और उसके आसपास जो आने वाला क्षेत्र है वह हिंदुस्तान शब्द के अंदर था। और जैसा इनका अर्थ बिल्कुल अलग है, भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्दों का प्रयोग किया है। अभी कभी अमीर खुसरो 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान ये शब्द मिलता है, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम देखते हैं। जैसा कि आज हिंदुस्तान का हम जो राष्ट्र राज्य भारत के नाम से इसको हम पहचानते हैं, जानते हैं और उसका अर्थ लेते हैं, तो उस समय राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ था। आगे देखिए, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। अतीत मतलब बीता हुआ समय, मध्ययुगीन काल में, प्राचीन काल में वह विदेशी अतीत का विदेशी किसे माना जाता था। किसी भी प्रकार के शब्द का प्रयोग में इतिहासकार को बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग अर्थ थे। जैसा कि इतिहासकारों को प्राचीन काल में उस शब्द का अर्थ अलग हो सकता है, मध्ययुगीन में अलग
और आधुनिक समय में उस शब्द के अर्थ, जैसा कि एक शब्द हमने लिया विदेशी, तो उसमें और कोई शब्द जो है अलग अलग प्रकार का उसका अर्थ हो सकता है। इसलिए इतिहासकारों को बड़ा सावधानी से उन शब्दों का अर्थ उस समय क्या था और आज के परिवेश में उसका अर्थ क्या, इसको जानना जरूरी है। जैसा कि विदेशी जैसा सीधा साधा शब्दों को हम यदि देखते हैं, हमारे लिए आज इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति जो भारतीय न हो, मतलब हमारे देश का वह व्यक्ति नहीं है और किसी दूसरे देश का है। जैसा कि अंग्रेज, ये हमारे लिए विदेशी है। जैसा अब बांग्लादेश का उदाहरण देखते हैं, 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग देश बना। उसके पहले पाकिस्तान का हिस्सा, और पाकिस्तान के पहले जैसा कि 1947 में बांग्लादेश पाकिस्तान ये भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो बांग्लादेश आज भारत के लिए विदेशी हुआ, क्योंकि वो हमारे देश के अंदर इनका कोई संबंध नहीं है। मध्ययुग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति, अनजान मतलब जिसको कोई पहचानता नहीं, वो नया आदमी जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, उसे विदेशी कहलाया जाता था, विदेशी कहते थे। मतलब मध्ययुगीन काल में कोई भी व्यक्ति दूसरे गांव में जाता है और उसको लोग जानते नहीं, अनजान है, तो उसको लोग उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, उसको विदेशी कहते थे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी, फारसी में अजनबी, अजनबी ने उसको नहीं जानते हैं, परदेशी यानी दूसरे इलाके का। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी, वनवासी यानी जो दूसरी जगह का या जंगल का, जो अपने शहर का नहीं है, वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जातीय परंपराओं से जुड़े होने पर भी वो एक दूसरों के लिए विदेशी नहीं होते थे। मतलब इसका अर्थ है कि वो एक ही गांव का आदमी है, भले वो किसी भी जाति और परंपरा, रूढ़ी परंपराओं को मानने वाला हो, लेकिन वो एक ही गांव का है, तो इसलिए उसको विदेशी नहीं बोलेंगे। जैसा कि इतिहासकार और इनके स्रोत क्या है, जैसा कि अतीत में बीते हुए समय को हम लोग इतिहास बोलते हैं, है ना। इतिहास, इति मतलब इति अधिकांश, पुरानी घटनाओं की जानकारी। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, वह प्राचीन, मध्ययुगीन, अर्वाचीन, किस युग का अध्ययन कर रहे हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। अभी आप देखेंगे अति प्राचीन कालखंड का इतिहास आपको जानना है तो आपको लिखित सामग्री आपको नहीं मिलेगी। जैसा कि मध्ययुगीन काल हो, मध्ययुगीन कालखंड के अंदर आपको स्मारक है, सिक्के है, मोहरे है, या कोई और पांडुलिपि है, भुर्जपत्र है, ताम्रपत्र है, तो आपको इतिहास के स्रोतों के रूप में आपको उनका उपयोग करना पड़ेगा। तो इसे देखते हुए अलग अलग स्रोतों का हमें सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि हमने छठी क्लास में गुप्त वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में देखा। जैसा कि इस साल हम 700 से लेकर 1750 ईस्वी सन तक लगभग हम 1000 साल के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही थी। जैसा कि उनके जल सिंचन पहले कैसा होता था, खेती कौन से जानवरों से करते थे, जैसा बैलों से करते थे तो आज भी बैलों से कर रहे हैं। तो इस तरह जिन चीज़ों का पहले समय में उपयोग किया जाता था, आज भी लोग उन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। जैसा पहले लोग कृषि करते थे, आज भी लोग कृषि कर रहे हैं। लेकिन क्या उस समय की कृषि और आज के कृषि में जैसा कि जो बदलाव है वो किस प्रकार के नए प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर आधारित थोड़ा बदल हो सकता है। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी चली आ रही है और आज भी चल रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करते हैं। अभी आप ये इतिहास के साधन कौन से हैं, मतलब हमें बीते हुए समय की जानकारी हमको किन स्रोतों के द्वारा मिल सकती है। जैसा भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। भौतिक साधन जैसा कि आपके सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य, भवन निर्माण कला, लिखित सामग्री पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। अभी आप देखिए उस समय जो सिक्के, जैसा सोने के सिक्के, चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल करती थी, उसके ऊपर क्या लिखा होता था तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। शिलालेख, अभिलेख, स्थापत्य, जैसा कि शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले पर हुआ,
तो उस समय के जो निर्माण भवन है, जैसा जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वह भवन आज भी मिलता है। जैसा कि मुग़ल बादशाह जैसा शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले को तैयार किया, तो वो लाल किला आज भी हमको मिलता है। तो इस तरह के ये स्थापत्य हमारे लिए भवन बड़े ज़रूरी होते इतिहासकारों के लिए। और लिखित सामग्री, तो उस समय के कोई दस्तावेज है तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ बातें पहले से भी भिन्न भी है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। मतलब एकाएक उसमें संख्या जो है बढ़ोतरी हुई है। हो सकता है वो किसी न किसी के पास इस तरह के दस्तावेज या जानकारी, भूर्जपत्र, पांडुलिपि ये मिल रहे होंगे। और इसके आगे इतिहास का सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत भी उनके पास मिलते हैं। इस समय कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। जैसा कि प्राचीन कालखंड में कागज़ नहीं था, जैसा कि मध्ययुगीन कालखंड में जैसा कि पांडुलिपि तैयार की जाती थी, जैसा कि उसके पहले भूर्जपत्र, ताम्रपत्र, ताड़पत्र, अभिलेख, शिलालेख, उनके ऊपर जानकारी लिखी जाती थी, वह आज इतिहास के स्रोत के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के उपदेश, अर्जिया, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका कागज़ का उपयोग करते थे। और यह आज हमारे इतिहास के एक स्रोत, लिखित सामग्री के रूप में, साधन के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी आप देखिए, धनी व्यक्ति, शासक, जनमत तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। जो अमीर लोग हुआ करते थे, शासक, राजा, जो मठाधीश और मंदिर के लोग, इनके पास पांडुलिपियाँ वो इकट्ठा करते थे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में उसको रखते थे। अभी अभिलेखागारों में यह पुराने दस्तावेजों को वहाँ रखा जाता है और हमें उससे कई सारी जानकारी मिलती है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर इनका उपयोग करना बड़ा कठिन है। अब यह पांडुलिपियाँ जैसा कि कागज़ की लकड़ी से उसको बारीक लुगदी तैयार करके और ये पांडुलिपियाँ तैयार करते थे, लेकिन आज के समय में काफ़ी ये पुरानी पांडुलिपियाँ हुई है, जैसा उसमें कीड़ लगने की, दीमक लगने की संभावना भी है और बहुत पुरानी है, इसलिए उसे अच्छी तरह से उसको ठीक ठाक उसको संभाल के रखना और उसकी जानकारी निकालना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह आगे ये हमारा भाग जो है समाप्त होता है और हम सभी को धन्यवाद। थैंक यू।